चलो, तो अभी तत्काल के लिए तुम ये फॉर्मूला स्किप कर सकते हो। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हालांकि इसको हम यूज नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, इसके बदले मैं यूज करूंगा एक फॉर्मूला, क्योंकि मैं प्रॉपर एक्चुअली हम लोग बहुत ज्यादा प्रूफ ओरिएंटेड चीजें नहीं करेंगे। मतलब हमारे यहाँ फोकस ये नहीं होगा किसी चीज का प्रूफ देखना, हमारा फोकस ये होगा किसी फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है एंट्रेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर्पस है एंट्रेंस क्वालिफाई करना, ना कि पीएचडी करना उस सब्जेक्ट में। या कॉलेज में जैसे पढ़ाते हैं वो तुम्हें थ्योरेटिकली चीजें समझाना चाहते हैं, प्रूफ रट्टा मारना है, एग्जाम में प्रूफ आएगा इसलिए प्रूफ लिखना है आपको। हमारे यहाँ एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा, हमारे एग्जाम में आएगा जो थ्योरम है उसको कैसे अप्लाई करना है, ये जो फॉर्मूला है उसको कैसे अप्लाई करना है एंट्रेंस के क्वेश्चन में, चाहे वो जैम के क्वेश्चन हो, गेट के क्वेश्चन हो, नेट के क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन हो, उसमें मेनली आपको थ्योरी को अप्लाई करना सीखना है। तो मैं बहुत ज्यादा प्रूफ ओरिएंटेड नहीं पढ़ाऊंगा, प्रूफ पे वजह जाना भी नहीं है, हमें समझना है रिजल्ट को, उसको अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, जैसे ये प्रूफ व्रूफ कर रखा होगा आप समझ सकते हो, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो होता क्या है कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, जैसे ये वाला जो इंटीग्रेशन है a to b fx dx, जो इसका इंटरप्रिटेशन है कि दिस रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व y is equal to fx x axis, x is equal to a line and x is equal to b line। So ये जो चीज है, दिस इज एरिया बाउंडेड बाय कर्व y is equal to fx, x axis, x is equal to a and x is equal to b। ठीक है, तो ये कर्व्स हैं जिसके बीच का एरिया ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो उसको ये रिप्रेजेंट करेगा, यहां बता रखा है, देखो इसका क्या मतलब है। ये कर्व है, मान लो दिस इज द कर्व y is equal to fx, ये लाइन है आपका x is equal to a, ये लाइन है x is equal to b। ठीक है, सो x is equal to a, x is equal to b। अब इसके बीच देखो ये है x एक्सिस, सो दिस यू नो। अब x एक्सिस के ऊपर का एरिया अंडर द कर्व y is equal to x, सो ये चीज रिप्रेजेंट करता है ये इक्वेशन, ये जो एक्सप्रेशन है कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन fx व्हेन x लाइज बिटवीन a to b, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। अब इसको प्रूफ, इसी को क्या करेगा वो प्रूफ करके आपको दिखाएगा, मतलब लिमिट एज अ सम, तो उसमें कुछ नहीं कर रहा, इस पार्ट में ब्रेक किया, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, सबका एरिया निकाल रहा है। तो ईच का लेंथ h है और ये y है ना, तो f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2, ये लेंथ जो है ना y है, तो y मतलब क्या, fx। ठीक है, तो जैसे कोऑर्डिनेट्स आप लिखते हो ना x, y, तो उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो x, fx। तो आपने अक्सर देखा होगा कुछ पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y के बजाय बुक में ऐसा लिखा रहता है x, fx, क्योंकि y को ही हम लोग fx लिखते हैं। ठीक है ना, सो y के प्लेस पे ही fx आता है। तो इस तरह से अब क्या करेगा, इसका फॉर्मूला डिराइव कैसे हो, मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूं कि ये जो डिफरेंट रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट किया और इन रेक्टेंगल्स का, ये जो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं आपको, इन सारे रेक्टेंगल का एरिया को ऐड कर दिया, ये इसके प्रूफ का आइडिया है। तो ये जो पहला एक्सरसाइज है कि आपको देखो यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, तो इस इंटरवल का लेंथ कितना है जी, ये जो इंटरवल है a to b, इसका लेंथ कितना है, हाँ b माइनस a। ठीक है, इंटरवल ए बी का लेंथ कितना है, तो इंटरवल ए बी का लेंथ है b माइनस a। ठीक है, सर xn माइनस x0 क्या है? हाँ मैडम वही है, क्योंकि a ही x0 है और b ही xn है, सेम चीज है। ठीक है ना, तो वही चीज है। सो ठीक है ना, सो दैट इज सेम, लेंथ जो है इस इंटरवल का वो b माइनस a है। जिसने क्या किया, इसको देखो आप h को लिख सकते हो b माइनस a अपॉन n, तो क्या कर रहा है, ये पूरे इंटरवल को n पार्ट में डिवाइड किया। पूरे इंटरवल कितना है b माइनस a लेंथ का, दे डिवाइडेड बाय n, तो एक पार्ट का जो लेंथ है उसको h नाम दिया है, सो h इज द लेंथ ऑफ वन पार्ट।
इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो तो NH की वैल्यू क्या आ जाती है, B माइनस ए। NH की वैल्यू कितनी है, B माइनस ए। तो n टाइम H करेंगे तो ये है, बाद में इसी n को n टेंस टू इन्फिनिटी ले लेगा, तो उससे क्या होगा, किसने बहुत छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया, n पार्ट में ब्रेक किया, n टेंस टू इन्फिनिटी ले लिया, तो लगभग ईच पार्ट का लेंथ लगभग 0 हो जाएगा, है ना। तो उसके थ्रू प्रूफ आया, तो मैं सीधा फॉर्मूले पे आ जाता हूँ। तो इसको हालांकि हम क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करेंगे इस तरीके को, दूसरा तरीका मैं यूज करूंगा। सो द फाइनल फॉर्मूला इज दिस वन, कि fx a to b fx dx is fa plus fa plus h and so on f of a plus n minus 1 h, जहां h टेंस टू 0 है, बाहर है h टाइम्स। अब ये कैसे आया, पहला टर्म अगर तुम देखो ध्यान से, h को मल्टीप्लाई करो h इंटू एफ ए, जो मैं अभी समझा रहा था आपको, मान लो इस तरह कर्व है, यहाँ a है यहाँ b है, सो ये लेंथ अगर h है और ये एफ ए है, दिस इज, तो h इंटू एफ ए, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ इज h, विड्थ इज एफ ए, तो h इंटू एफ ए पहला टर्म, तो पहला रेक्टेंगल का एरिया, फिर दूसरे रेक्टेंगल का एरिया, तीसरे रेक्टेंगल का एरिया एंड सो ऑन। तो इसमें टोटल n रेक्टेंगल्स बना रखे हैं, बाद में n रेक्टेंगल्स बना रखा है, सबका एरिया ऐड कर दिया और h टेंस टू 0 ले लिया। तो h क्या था यहाँ पे, h वाज द लेंथ ऑफ ईच रेक्टेंगल, तो मतलब वो था एक्चुअली b माइनस ए अपॉन n, है ना। सो ये h था हमारा, तो मतलब फाइनली ये बाद में यही चीज लिख रहा है, देखो h बराबर, जब n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे h लगभग 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, कोई एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, ये है, लेकिन हम लोग ये यूज नहीं करेंगे, हम लोग दूसरा फॉर्म यूज करेंगे, वो कहीं ना कहीं इससे ही आता है, सो हम लोग अभी यूज करेंगे। हाँ जी सर, ये वही कॉन्सेप्ट है ना जो हमें सिखाया जाता है स्कूल में कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड कर दो कलेक्टिवली, तो आपका वही आंसर आएगा। हाँ ये ये explain कर रहे हैं। हाँ अभी वही एक्सप्लेन कर एग्जैक्टली, कि जो इंटीग्रेशन क्या करता है, हाँ छोटे छोटे टुकड़े करके ऐड कर दो, तो ये पूरा यही इस रेक्टेंगल का एरिया है ना, ये मान लो a है, तो ये लेंथ एफ ए होगा, ये लेंथ, और मान लो ये लेंथ अगर h है, तो इसका एरिया हो गया h इंटू एफ ए। हाँ वही चीज है, छोटे छोटे पार्ट करके ऐड कर दो, तो वही इंटीग्रेशन एग्जैक्टली। तो इंटीग्रेशन इज वन काइंड ऑफ समेशन, समेशन डिस्क्रीट सेट पे होता है, इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूअस सेट पे। तो जो हमारा क्या बोलता हूँ उसको, इंटरवल है, इंटरवल इज अ कॉन्टिन्यूअस सेट, तो उस पे इंटीग्रेशन होगा, समेशन नहीं हो सकता। समेशन जो हम लिखते हैं वो डिस्क्रीट सेट पे लिखते हैं, तो समेशन इंटीग्रेशन आर सेम थिंग, जस्ट डिफरेंस पर्सपेक्टिव में डिफरेंट मीनिंग है ना, रिप्रेजेंट सेम चीज कर रहा है दोनों। ओके सर। सो वही चीज यहाँ पे है। सो हम लोग क्या करेंगे, जैसे आएगा लिमिट, अभी जो इन्होंने सिखाया वो ये सिखाया, h इंटू यहाँ पे था f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h अप टू a प्लस n माइनस 1h, ये है। सो ये बताया कि दिस थिंग कैन बी रिटन एज, दिस थिंग कैन बी रिटन एज a टू b fx dx, ठीक है। इसी को दूसरे फॉर्म में लिखते तो तुम ऐसा लिखते, मतलब वो क्योंकि h was b minus a upon a, b minus a upon n, h is equal to, so it is like n tends to infinity, b minus a upon n, यही चीज है, f of a, फिर वही h, क्योंकि h is nothing but b minus a upon n, यही है। तो वही चीज लिख सकते हो दोबारा आप, a प्लस h के प्लस पे ये क्वांटिटी एंड सेम थिंग, कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। सो ये कुछ नया नहीं है, वही बोल रहा हूँ। सो सेम थिंग हम लोग क्या यूज करेंगे, जो हमारा फॉर्म अभी जो आएगा, सो विल यूज दिस फॉर्मूला, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n। अच्छा इसको भी समेशन में लिखोगे तो क्या बनेगा, अगर तुम इसको समेशन में लिख दो इसी को शॉर्ट में, लिमिट h टेंड्स टू 0 a into समेशन r equals to 0 to n minus 1 f of a plus rh, राइट राइट। तो a plus rh एंड r फ्रॉम 0 to n minus 1, यहाँ h बाहर रख दो, ये है। इसमें डुप्लीकेट फॉर्म में r equals to 1 to n भी लिख सकते हैं ना। हाँ चलेगा चलेगा, r to 1 to n कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर n plus 1 पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया इंटरवल्स को, इट विल वर्क। अगर आप r plus nh भी कर देते हो देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा 1 to n कह रहे हो तुम, जी सर। 0 to n भी चल जाएगा, 1 to n भी चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ ब्रेक कर r plus 1 करना पड़ेगा ना,
इट्स अप टू यू, मैं वही बोल रहा हूँ, इट्स अप टू यू। सो इस चीज को ऐसा लिख सकते हो। दूसरा फॉर्म जो हम लोग अक्सर यूज करेंगे वो ये होगा, जो मैं कह रहा हूं कि हम लोग आगे खूब यूज करेंगे इसको, और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं जैम गेट एग्जाम में, ठीक है ना, कि 1/n समेशन f ऑफ k/n k फ्रॉम a टाइम n टू b टाइम n, ठीक, इसका इक्वल आएगा। तो ए से इंटीग्रेट होगा ए से बी में और fx dx। हाँ, a to b fx dx, ठीक। सो ये जो चीजें, इसकी लिमिट जो आएगी 1/n और k की वैल्यू an से bn में हो जाएगा, ठीक है ना। सो k/n को हम लोग x ले लेते हैं। सो दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ट इनटू दिस, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए कई बार आपको क्वेश्चंस में ऐसा इनकाउंटर होगा कि 1/n समेशन k फ्रॉम 0 to n f of k/n, so this thing will be 0 to 1 fx dx। देखो, तो ये बहुत काम आएगा आगे हमें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सो ये है इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी हम ये यूज करेंगे आगे, ठीक है ना। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो ये सही आपको, फॉर्मूला याद कर लो। हाँ हाँ हाँ, इस पे क्वेश्चंस आएगा, हाँ। सो इसको थोड़ा अच्छा, इसमें हो क्या रहा है अगर आप देखोगे ब्रेक करके, सो क्या हो रहा है एक्चुअली, हाँ चलो, तो इसको अगर आप थोड़ा ओपन करोगे तो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे 1/n, ठीक है। और जैसे अगर आप इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा ये, चलो 0 रख लो, इसी को ओपन कर देता हूँ, 0 रख लो। सो k को जैसे आप 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगी, f ऑफ 1/n, फिर क्या आएगा 2/n एंड सो ऑन, लास्ट में कहाँ तक जाएगा ये, हमने n लिया ना, हाँ f ऑफ n/n 1 हो जाएगा वो, ठीक है। ये चीज है। अब इसका क्या मतलब है जरा समझो, जैसे मैं अभी समझा रहा था, तो उसी को समझते हैं हम लोग। जो पिछला फॉर्मूला है, यू कैन रिलेट इट विद दिस, है ना। तो ये जो लास्ट में a प्लस n माइनस 1h हो गया था, ये लास्ट में जाके यही b था एक्चुअली। देखो वहीं से स्टार्ट हो रहा है, fa से fb तक, ये b है। तो है यही फॉर्मूला, बस वो थोड़ा चेंज फॉर्म हो गया है, ठीक है ना। जैसे r को यहाँ तुम अगर रख दो, h को रख दो b माइनस a अपॉन n, सिंप्लीफाई करो तो उसके हिसाब से बन जाएगा, वैसे ही बन जाएगा ये। तो देखो क्या होगा, इसको अगर आप देखना चाहो, मान लो ये फंक्शन है y बराबर fx, ठीक। तो 0 से 1 का इंटरवल है, हमने क्या किया, इसको n पार्ट में ब्रेक कर दो, ठीक। तो ईच पार्ट का लेंथ कितना होगा, ईच पार्ट का लेंथ, 1/n। हाँ 1/n, ठीक। सो ये आपका 1/n ईच पार्ट का लेंथ है, ओके। अब बताओ, जैसे ये 1/n है, सो ये तो 0 है, तो ये वाला हो गया f0, समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं, दिस लेंथ इज f0, ये पॉइंट होगा 1/n, तो इसका लेंथ कितना होगा, व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस क्वांटिटी, f1। नहीं, क्या होगा जी, what is length of this next line, हाँ f of 1/n, yes। so ये होगा f of 1/n ना, क्योंकि यहाँ x कोऑर्डिनेट तो 1/n है ना, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, fx, x, y, तो y उस x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है ना। तो यहाँ x की वैल्यू तो 1/n है, तो x की वैल्यू जब 1/n है तो y की वैल्यू क्या होगी, f of 1/n, 1/n, हाँ। ये वाला वैल्यू 2/n, अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखोगे तो ये 2/n है, तो ये लेंथ कितनी होगी, f of 2/n। हाँ f of 2/n। अब फिर से देखो, हर रेक्टेंगल का एरिया निकालो, सो इसको एक रेक्टेंगल मान लेते हैं, तो इसका लेंथ है 1/n और विड्थ है f0, तो पहला टर्म क्या है यहाँ देखो,
1/n इंटू f0, इसको 1/n इंटू f0, ठीक है भाई, 1/n मल्टीप्लाई करो तो 1/n इंटू f0, तो 1/n इज अ लेंथ एंड f0 इज अ विड्थ। नेक्स्ट रेक्टेंगल जो दूसरा रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालो, तो इसका भी लेंथ h है, दूसरा रेक्टेंगल का एरिया लेंथ h है, विड्थ कितना है, अभी अगला लोगे तुम तो f ऑफ 1/n, 1/n। तो यहाँ 1/n इंटू f ऑफ 1/n, फिर अगला क्या होगा, तो हमने तो लेंथ इक्वल, तो लेंथ इक्वल लिया हुआ है तो 1/n इंटू 2/n। हाँ सर इसमें जो 1/n होगा, मतलब आपने तो उसका लेंथ 2/n हो रहा है ना। चीजों को लिख के करो, ऐसे हवाबाजी में काम नहीं चलेगा। एक तो तुम्हें समझना पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका लेंथ 1/n है, इसका लेंथ 1/n है। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, एक्स एक्सिस पे ये नंबर क्या है, ये तो एक 1/n, 0। हाँ 1/n, 0, राइट। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, 2/n, 0। तो क्या पूछ रहे थे अभी आप बताओ मुझे, अभी क्या पूछना चाह रहे थे। सर वो अच्छा मैं पूछ रहा था कि 2/n कैसा आया था। अच्छा तो यहाँ x कोऑर्डिनेट 1/n है तो ये लेंथ f ऑफ 1/n है, इसका कोऑर्डिनेट 0 है तो ये f0 है, इसका कोऑर्डिनेट 2/n है तो ये लेंथ f ऑफ 2/n है। ऐसे ही ये नंबर 3/n है, ये लेंथ 1/n है, ये वाली लेंथ। हमने उस इंटरवल को 0 से 1 के इंटरवल को मैंने n पार्ट में ब्रेक किया था, ईच इंटरवल का लेंथ 1/n है, लेंथ 1/n है। लेंथ और कोऑर्डिनेट अलग अलग चीज है ना, इसका कोऑर्डिनेट है ये, इसका कोऑर्डिनेट है ये, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे ये हो जाएगा 3/n, 0 एंड सो ऑन। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इज 1/n, हाइट मैं रफली क्योंकि अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं ना, क्योंकि रेक्टेंगल तो एग्जैक्ट है नहीं, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, बाद में n टेंड्स टू इंफिनिटी कर देंगे, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी करने से क्या होगा 1/n लगभग 0 हो जाएगा। तो ये रेक्टेंगल जैसा ही बिहेव करेगा क्योंकि बहुत छोटा सा रेक्टेंगल हो जाएगा ये। तो ये चीज है, और इससे जाकर फॉर्मूला बन गया है। इसका एरिया कितना है तो मैं रफली इसके हिसाब से देख लेता हूँ, तो ये लेंथ 1/n है, विड्थ ये ले लो f ऑफ 1/n एंड सो ऑन, यही चीज चल रही है। सर जनरलाइज्ड फार्मूला है मतलब ये। हाँ तो यहाँ जाके a2, अभी तो मैंने 0 to 1 वाला किया है, तो ये 0 से 1 तक, और ये 1/n बाहर कॉमन है, इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या यही तो है, इसको f ऑफ k/n लिख दिया, बस लिमिट लगाना है तो यहाँ लिमिट लगाना पड़ेगा। सर वो तो इंटीग्रेशन में fx हो जाता है ना सर, हाँ fx होगा, मैंने गलती से ही लिख दिया, fx ही और होगा। 1/n तो नहीं रहेगा। जी जी जी, सो ये fx होगा और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, मतलब ये तो वही चीज है। ओके भाई अमन, कुछ हवा समझ आया क्या हो रहा है, कैसे बना है ये, ठीक है ना। तो समहाउ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ द फंक्शन अंडर fx above x axis बिटवीन 0 and 1, उसका ये एक्सप्रेशन है। सो ये क्या है, सर ये 1 में n तो नहीं रहता है सर, कहाँ नहीं रहता, अच्छा यहाँ, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो लिख वही रहा था तो, यही सब्स्टिट्यूट करती है। नहीं मैं यही लिख रहा था, एक्सप्रेशन यही लिख रहा था, ऐसे रहता है। एक्सप्रेशन तो मैं यही लिख रहा था बस, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स रफली है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, n बहुत लार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मतलब ये समहाउ ये इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ठीक है ना, देख लो, हाँ इट्स फाइन, तो ये बन जाएगा ये, तो ये एरिया अंडर द कर्व है और ये भी एरिया अंडर द कर्व है, तो मैं बताया कैसे एरिया है ये, तो एक एक रेक्टेंगल का एरिया इन सबको ऐड कर दिया तो वो इसके इक्वल आ जाएगी n टेंड्स टू इंफिनिटी होने के बाद। सर वो k इक्वल्स टू n गति से n इक्वल्स टू 0। हाँ ये k होगा, ठीक है, और ठीक है आप देख लो, सो k पे समेशन है ना, k पे समेशन है, ठीक है। सर उसके पहले वाले फार्मूला में तो an और bn क्यों हो रहा है इसमें? तो वही चीज, उसी को आगे a से, अब यहाँ 0 से स्टार्ट होके 1 तक गया ना मैं, यहाँ ये जो फॉर्मूला इसमें क्या, कहाँ से स्टार्ट करोगे तुम, a से स्टार्ट करेंगे, हाँ तो यहाँ a से स्टार्ट करो, तो क्या करोगे,
यहाँ मान लो A नंबर है और यहाँ पे B है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो। अब इसका भी तुम ऐसा करो, लेंथ इसका लो 1/n में ही डिवाइड करो, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो वैसे कर करके, हालांकि लेंथ b माइनस ए है तो ईच का b माइनस ए बाई एन आएगा, नहीं बड़ा प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से है ना, हमने 0 से 1 डिवाइड किया, वैसे करके हमें उसको बाद में रिड्यूस कर लेंगे, हालांकि वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा बाद में, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे अगर मैं इसको करूंगा तो ये हालांकि एक पार्ट का लेंथ तो b माइनस ए है, b माइनस ए बाई एन हो जाएगा, लेकिन फंक्शन में भी तो वैसे ही आएगा। यहाँ अगर b माइनस ए बाई एन कर रहे हो तो यहाँ भी तो a प्लस आर एच वाला फॉर्म बनेगा। अब बाद में क्या होगा, जैसे यहाँ पे r की वैल्यू क्या रखोगे तुम, सॉरी h क्या है, b माइनस ए बाई एन, तो होता क्या है कि इस b माइनस ए को मान लो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, जैसे होता है ना एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो डी टी बन जाता है, तो वैसे ही क्या करेगा, ये वाली चीज यहाँ जो h की वैल्यू है या यही चीज है वो, तो ये रिड्यूस होके बाद में वही बन जाता है। तो एट द एंड प्रूफ मतलब सिमिलर ही है, कुछ खास नहीं होगा, तो उसका प्रूफ भी इसी आइडिया से आएगा जिसका ये है। सो वैसे सिंपल वैसे ही रहेगा। तो उस आइडिया से आ जाएगा, प्रूफ वैसे ही सिमिलर ही होगा, हालांकि प्रूफ पे ज्यादा फोकस करता नहीं हूँ, ठीक है, फिर भी ऐसे आ जाएगा। तो बस यहाँ बस ये बता रहा था फॉर्मूला क्या है, तुम्हें फॉर्मूला ध्यान रखना है, प्रूफ रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें जैम गेट एग्जाम में प्रूफ नहीं लिखने हैं, हमें क्वेश्चन को अप्लाई करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है इस पे। तो जैसे अब ये सब क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम क्यों लिमिट एज अ सम से करेंगे, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसके 4 ऑप्शंस होंगे, तो हमें एग्जामिनर को ये थोड़ी बताना है कि हमने किस मेथड से किया है, हमारा पर्पस है कम टाइम में आंसर निकालना और आंसर टिक करना। जैसे इस तरह के क्वेश्चन है तो क्यों इतना लंबा चौड़ा हम कैलकुलेशन करेंगे, हमें जब शॉर्टकट पता है इसका कि हम सीधा सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 1 का इंटीग्रेशन में ये सब यूज होता था ना, कहाँ पे, हाँ रिमान, जी जी जी, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3 8/3 प्लस 2 14/3 आ जाएगा ना, इस तरह से, है ना। तो कुछ खास नहीं है, इसका भी आंसर ये होगा। तो हमें किसी मेथड को जो नहीं बुक में ऐसे किया तो नहीं मुझे ऐसे ही करना है, क्यों ऐसे करना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है मुझे, हमारे पास अगर शॉर्टकट है तो एग्जाम में हम शॉर्टकट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पर्पस करेक्ट आंसर निकालना है, हमारा पर्पस ये नहीं कि मेथड दिखाना है हमने कैसे किया, वो सब्जेक्टिव एग्जाम में वो जरूरी है, जहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन लिखना है, जहाँ सॉल्यूशन चेक होंगे तो वहाँ आपको डिटेल सॉल्यूशन लिखने पड़ेंगे, जो मेथड बोला उस मेथड से। जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेथड इंपॉर्टेंट थोड़ी आंसर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये सब तुम कर लोगे ना, वो तो बस एक बार समझा दिया, फॉर्मूला क्या था वो समझा दिया, अब तुम इंटीग्रेट इजीली कर लोगे। तो ये पहला जो था वो लिमिट एज अ सम का बेसिक दिखा रहा है कैसे दोनों तरीके से सेम आंसर आता है। तुम लिमिट एज अ सम से सॉल्व करो या डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके देखो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, ये बताना चाह रहा है। तो इसको कोई जरूरी नहीं आपको ऐसे सॉल्व करना, आप सिंपली इसको सॉल्व करो, x का x²/2 तो ये आ जाएगा b² माइनस a²/2 सीधा। हमें थोड़ी मेथड से करना है, वो तो लिमिट एज अ सम से ही ब्रेक करना है, वो तो बस जो बच्चे को सिखाते हैं तो बताते हैं कैसे करना है। बट हमारा आंसर, हमारा हम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, कोई बीएससी में से है ना, सेमेस्टर एग्जाम की नहीं, तो एंट्रेंस में हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी करनी है। ओके, अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। तो अभी जो मैंने डिस्कस किया उसका नाम है लिमिट एज अ सम, है ना, या इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। सो इंटीग्रल को लिमिट के फॉर्म में एंड समेशन के फॉर्म में होता है, तो लिमिट एंड समेशन है वो बाद में कन्वर्ज कर जाती है इंटीग्रेशन पे, तो वो हमने डिस्कस किया। अब डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, या इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जिसके हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व करते आए हो अभी तक ज्यादा। अभी जो मैंने जो 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, ये जो आंसर डायरेक्ट लिखे हैं इसी थ्योरम को यूज किया, उसी का नाम है ये। बताओ किसी को स्टेटमेंट पता है, क्या स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम का?